आर यू? दिस इज जानवी एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। हमने डिफरेंशियल ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, उसमें 2 लेक्चर्स हम ले चुके हैं। आज उसका 3rd लेक्चर है। आज हम कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे आर्क लेंथ के। इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी इनसे आ जाए। पहले कुछ मैं आपको पॉइंट सिखाती हूँ कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, तो वो देखें। देखिए क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं जिसमें देखिए पहले क्या होता है ना, आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी कोई सरफेस या 2 सरफेस जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कर्व बनाते हैं। जब भी जो सरफेसेस हैं आपके वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। जब इंटरसेक्शन होता है सरफेस का, देन दे मेक अ कर्व, कर्व बनाते हैं। अगर ये कर्व प्लेन पे है, इट मीन्स जिस प्लेन पे ये सरफेस इंटरसेक्शन हुआ है, अगर ये कर्व भी वहीं पर है तो ये प्लेन कर्व होता है। मीन्स अगर आपने XY में कराया और ये कर्व भी XY में लाई कर रहा है, इट मीन्स ये प्लेन कर्व है, उसी प्लेन में लाई कर रहा है। वेयरएज अगर इससे बाहर जा रहा है या फिर सर्कुलर हेलिक्स बन रहा है या समथिंग कुछ अलग ही बन रहा है जो कि सिर्फ उसी प्लेन में नहीं है, तो उसको ट्विस्टेड कहते हैं, टॉर्टस कहते हैं, स्क्यू कहते हैं। ठीक, तो अगर 2 सरफेस इंटरसेक्शन हो रहा है उनके बीच तो वो क्या बनाते हैं, कर्व बनाते हैं। इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं आप, लाइक दिस, 0 एंड इक्वल्स टू 0। ठीक, 2 सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और पॉइंट्स क्या होते हैं ये याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट में है। सेकंड वन, आपसे क्वेश्चंस में स्ट्रेट लाइन के बारे में अगर पूछ लिया जाता है या उसके थ्रू कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस आपको बताती हूँ। स्ट्रेट लाइन आपने एक इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी 3D में। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जो कि किसी पॉइंट A से पास हो रही हूँ, मतलब अगर कोई लाइन है तो वो किसी पॉइंट से पास हो रही होगी। एंड ये लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है किसके, B वेक्टर के। ठीक, वो वेक्टर है BC, जो भी ले वो बता रहा है कि एक पॉइंट से पास होगी एंड एक लाइन के पैरेलल होगी। ठीक, तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है, देखिए RU इक्वल्स टू A प्लस UB। B क्या है, वेक्टर, U क्या है, पैरामीटर। नाउ सेकंड क्या होती है, एलिप्स। एलिप्स आप XY प्लेन में पढ़ते हैं। मीन्स देखिए एलिप्स कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है, मेजर एक्सिस प्लस माइनर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। अब इसमें इक्वेशंस कैसे बनती है, मतलब इक्वेशंस में कोऑर्डिनेट्स क्या यूज होते हैं इसमें XYZ के, वो देखिए। RU इक्वल्स टू, ये क्या होता है, A cos U B sin U एंड Z का कोऑर्डिनेट 0 होता है। X का A cos U, Y का B sin U एंड Z का 0 कोऑर्डिनेट होता है। एक केस इसमें और आता है जब A जो है वो इक्वल हो जाता है B के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाता है, A cos U A sin U एंड 0। ये क्या हो जाते हैं, XYZ के कोऑर्डिनेट। ये आप याद क्यों रखेंगे, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वहाँ डायरेक्टली मेंशन कर देंगे कि एलिप्स, उसके लिए आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन चाहिए होती है या मेट्रिक कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। तो उन कोऑर्डिनेट्स को कहाँ से लाएंगे आप, यहाँ से लाएंगे। जब आपको ये वैल्यूज पता होंगी तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ रहा है, एलिप्स की हो गई। इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है, सर्कुलर हेलिक्स के लिए या फिर हाइपरबोला टाइप्स के लिए क्या यूज़ होता है। तो सर्कुलर हेलिक्स, हाइपरबोला, इन सब के जो इक्वेशंस होती हैं, हाइपरबोला की अलग होती है, सर्कुलर हेलिक्स ले लें तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट्स RU इक्वल्स टू A cos U, सिमिलरली A sin U एंड B U। ठीक, ये क्या होता है, सर्कुलर हेलिक्स के लिए होता है। ये एलिप्स के लिए है, ये स्ट्रेट लाइन के लिए है। और जब इंटरसेक्शन का इंटरसेक्ट करते हैं सरफेस जब इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो कर्व बनाते हैं। और इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं, ये होती है। समझ में आ रहा है, ये 2 अलग अलग सरफेसेस हैं, ये स्ट्रेट लाइन, ये एलिप्स। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे।
अब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू सिखाती हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए नाउ फ्रेंड्स देखिए क्या दिया हुआ है आपको, x y z के दिया गया फ्रॉम 0 to 5, ये लिमिट है। इसमें करना क्या है, हमें आर्क लेंथ फाइंड करनी है। आर्क लेंथ फॉर्मूला याद है आपको, देखिए वो क्या था, u0 से u तक एंड ये क्या था r डॉट du इक्वल्स टू s। याद है, यही था हमारा बेसिक फॉर्मूला जो हमने इंटीग्रल कैलकुलस के थ्रू फाइंड किया था। यहाँ पर देखिए u0 to u दिया हुआ है हमें 0 to 5, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, इसकी वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। अब ये बेसिकली है क्या, देखिए r डॉट जो होता है वो क्या होता है, dr बाय du, मीन्स उसका जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हुआ है, इसलिए उस पर डॉट लगा है। मीन्स ये खुद डेरिवेटिव ही है, ये डेरिवेट होके ही आया है। इट मीन्स ये वैल्यू इससे लिखी जा सकती है। अब dr को और कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि dr किसको किसको कंटेन किया हुआ है, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, dx अपॉन du, dy अपॉन du एंड dz अपॉन du। ठीक, समझ में आया। तो वो हमसे क्वेश्चन में डिमांड क्या करेगा, जो x y z की वैल्यूज ली गई हैं या फिर दी गई हैं उन्हें हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में। सो हमें x, इसके लिए क्या मिल जाएगी, x डॉट की वैल्यू 3 6 साइन हाइपरबोलिक 2u। सिमिलरली y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 6 कॉस हाइपरबोलिक 2u एंड यहाँ पर ही जब डिफरेंशिएशन होगा तो सिर्फ हमें z की वैल्यू मिल जाएगी 6। समझ में आ गया। तो हमारे न्यू जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या हो गए, ये 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। इसे या फिर इसे और कैसे लिख सकते हैं, आप थोड़ा प्रीवियस जाइए, जब हम स्टेप से चल रहे थे तो इसके पहले वाला जो हमारा स्टेप था वो क्या था, s इक्वल्स टू u0 से u एंड यहाँ पर क्या था, x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर और ये du। याद आया कुछ, यही था। तो हम क्या करें, अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, यहाँ पर पुट कर दें, हमें आर्क लेंथ मिल जाएगी। पुट करते हैं, देखिए u0 क्या है, 0 to 5 है, सो ये लिमिट क्या होगी, 0 से 5 होगी एंड अंडर रूट x की वैल्यू क्या है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 36 साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक u प्लस y की वैल्यू क्या है, 36 कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक 2u, सॉरी यहाँ पर 2u था, 2u, ठीक, प्लस यहाँ पर ये 36। इतना समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके आगे क्या करना है हमें, ये हो गया। अब यहाँ पर से देखिए, जब यहाँ पर ही हाइपरबोलिक नहीं होता है तो ये दोनों ऐड होकर 1 बन जाते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को जब ऐड कर देते हैं तो 1 बन जाता है, लेकिन हाइपरबोलिक के केस में ये चेंज हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से क्या करेंगे, 36 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, लिमिट 0 to 5। 36 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक 2u प्लस 1। ठीक, इन दोनों में से कॉमन लिया है, ये अभी सिंगल बचा है, प्लस 36 कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक 2u। समझ में आ रहा है इतना, और du साथ में, यहाँ भी du साथ में। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या मिलेगा हमें, देखिए 0 to 5, इसमें से 36 पूरा बाहर आएगा अंडर रूट से, तो 6 बाहर आ जाएगा। अंदर हमें क्या मिल जाएगा, इस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक 2u प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक 2u प्लस यहाँ पर भी क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक 2u और साथ में du। इससे क्या मिल जाएगा हमें, 0 to 5 6 अंडर रूट में 2 कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक 2u और डिफरेंशिएशन du। इससे बाहर कीजिए तो 6 रूट 2, ठीक, ये क्या हो जाएगा,
कॉस हाइपरबोलिक h2u का जब एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, पहले तो ये बाहर आएगा कॉस हाइपरबोलिक 2u एंड du, यहाँ पर अभी भी लिमिट है 0 to 5, इतना समझ में आ रहा है। फिर जब इसका डिफ्रेंशिएशन जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर ही 6√2 साइन हाइपरबोलिक 2u अपॉन में 2, और इस पे ही लिमिट लग जाएगी 0 to 5। समझ में आ रहा है? इतना कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आया फ्रेंड्स? क्या हुआ यहाँ पर ही, पहले हमने इंटीग्रल कैलकुलस का फॉर्मूला लिखा, उसके लिए हमने इसकी वैल्यू फाइंड की कैसे, dr/du के, ये किसका डेरिवेटिव था, इसका था। इसके अंडर क्या क्या है, dx/du, dy/du, dz/du, इन सब की वैल्यू फाइंड की और सीधा सिंपली पुट किया है एंड उसे सॉल्व किया है। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, ये सब समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए ये हो गया, ये 2 तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6√2 अपॉन में 2, एंड यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 0 पर साइन की वैल्यू 0 होती है, राइट, साइन पे 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये 0 के केस में तो ये 0 हो जाएगा, एंड 5u की वैल्यू की जगह पे प्लेस होगा फर्स्ट टाइम, अंदर ही क्या बचेगा, साइन हाइपरबोलिक 2 into 5, ये इससे डिवाइड होगा एंड यू विल गेट 3√2 साइन हाइपरबोलिक 10। दिस इज व्हाट, दिस इज योर आंसर। मीन्स यही आपकी आर्क लेंथ है जो इस केस के लिए आएगी, जब x y z की वैल्यू ये है एंड लिमिट 0 to 5 है, या इंटीग्रेट हमें 0 to 5 करना है। समझ में आ गया? इतना कोई भी डाउट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ के करिए, आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, आप उसे भी देख लीजिए कि आपको ये पूरा आर्क लेंथ क्लियर हो जाए। ऑल राइट, ध्यान से देखिए, ये क्या दी हुई है, आपकी इक्वेशन दी हुई है। ये इक्वेशन किसकी है, हाइपरबोला की है, x की वैल्यूज दी गई है, पॉइंट्स दिया गया है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपरबोला क्या होता है। देखिए मैं आपको डिफरेंस भी बताती हूँ। पैराबोला क्या होता है, वो या तो फिर ऐसे जा रहा होता है या फिर ऐसे जा रहा होता है, मीन्स यहाँ पर से जा रहा होता है, ये क्या होता है, पैराबोला होता है। एलिप्स क्या होते हैं, ये एलिप्स होते हैं, राइट। सिमिलरली हाइपरबोला क्या होता है, हाइपरबोला यहाँ से ऐसे जा रहा होता है, ऐसे जा रहा होता है, समझ रहे, ये ऐसे, ये क्या होते हैं, हाइपरबोला होते हैं। ये हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है एंड क्या कह रहा है वो कि x की वैल्यू ये दी हुई है, पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये इनके बीच का कर्व हमें फाइंड करना है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है, तो अगर ये पॉइंट दिया हुआ है एंड ये पॉइंट दिया हुआ है, तो यही पॉइंट क्या करेंगे, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक हमें करना है, यही पॉइंट्स डिफाइन करेंगे। तो मीन्स हम जो इंटीग्रल की अपनी लिमिट फाइंड करेंगे वो किसके थ्रू फाइंड करेंगे, इन दोनों के थ्रू फाइंड करेंगे, मीन्स इन दोनों के थ्रू फाइंड करेंगे। समझ में आया? और हमें फाइंड क्या करनी है, इन दोनों के बीच की लेंथ फाइंड करनी है। समझ में आ गया? पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में डिफरेंस भी समझ आ गया होगा आई थिंक। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। इक्वेशन दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है, तो हमें क्या चाहिए होता है फॉर्मूले के लिए, आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए u0 से u एंड देन r du, ये हमारा फॉर्मूला है। एक तो इस केस में हमें हमारी ये इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट्स भी चाहिए एंड इसकी वैल्यू भी चाहिए। इसके लिए हमें x y z तीनों चाहिए। x तो है हमारे पास, y z हमारे पास नहीं है, तो उसे फाइंड करते हैं। देखिएगा ध्यान से, x क्या दिया हुआ है आपको, a cos हाइपरबोलिक z बाय a, राइट। अब देखिए z अपॉन a को क्या मान लीजिए आप, u मान लीजिए, तो z आपको क्या मिल गया, a u, z मिल गया, x मिल गया। अब क्या चाहिए, y चाहिए। तो देखिए x है, z है, इक्वेशन है, x की वैल्यू पुट कीजिए, इस इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो देखिए पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक z बाय a की वैल्यू क्या थी, u, अपॉन में a स्क्वायर, फिर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये a स्क्वायर से a स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा एंड ये 1 इधर आएगा, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक u माइनस 1 इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक u, ये b इधर आ जाएगा, सो b स्क्वायर इक्वल्स टू ये y स्क्वायर। y की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई,
बी साइन हाइपरबोलिक यू। समझ में आया कैसे किया हमने? x की वैल्यू थी, इसको u लेट किया, z की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन में पुट किया, y की वैल्यू फाइंड कर ली। समझ में आ गया? x y z तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, x हो गया, y हमने क्या फाइंड किया, b साइन हाइपरबोलिक u एंड z क्या फाइंड किया हमने, a। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा, बहुत इजी था। ध्यान से बस आप करते जाइए। आप ये क्लियर रखिए कि आपको चाहिए क्या क्या एक चीज को फाइंड करने के लिए। इतना तो हो गया। अब हमें क्या करना होता है, ये डॉट आ गया है ना, डॉट, ये भी मैंने पहले भी बताया, ये क्या होता है, dr बाय du। तो x y z तीनों क्या होंगे, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए जाएंगे। ठीक, तब तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। तो देखिए जब x को करेंगे तो क्या मिलेगा, a साइन, देखिए अब z बाय a हमने यहाँ लेट किया था ना, z बाय a को u, तो अब यहाँ पर z बाय a को क्या लिख देंगे, u रख देंगे, तो a साइन हाइपरबोलिक u। ठीक, सेकंड y का क्या आएगा, b कॉस हाइपरबोलिक u एंड z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू तो आपकी वैल्यू डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ आपको a। क्लियर? ये क्या हो गए, डॉट वाली वैल्यूज हो गए, मींस x डॉट y डॉट z डॉट। ये हमें चाहिए क्यों थी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था वो, u0 से u, ये क्या था अंडर एक्स स्क्वायर डॉट प्लस वाई स्क्वायर डॉट प्लस जेड स्क्वायर डॉट डी यू। यहाँ पर ये रखने के लिए तो हमें मिल गया। अब क्या करेंगे हम, ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमें और क्या चाहिए, u0 और u की वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से देखें, जो हमारे पास गिवन पॉइंट थे x का a cos हाइपरबोलिक u, जो हमने b फाइंड किया था, b साइन हाइपरबोलिक u एंड a u, ये क्या थे, हमारे कोऑर्डिनेट्स थे या फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स थे। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ही हैं ये हमें फाइंड करने थे। मैंने आपको सिखाया भी था, x इक्वल्स टू एक्स यू, वाई इक्वल्स टू वाई यू एंड z इक्वल्स टू जेड यू। ये क्या होती है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। उन्हीं के लिए हम कोई भी कर्व सॉल्व करते हैं तो पैरामेट्रिक इक्वेशन बना के ही सॉल्व करते हैं, उसीलिए हमें ये कोऑर्डिनेट्स की नीड पड़ती है। इसके साथ हमें पॉइंट्स क्या दिए हुए थे, a0 0 एंड x y एंड z। ठीक, इसी से हम क्या निकालेंगे, लिमिट। क्यों निकालेंगे, बताया था मैंने, ये हाइपरबोला होता है, ये दो पॉइंट्स है, तो यही क्या करेंगे, इंटीग्रेट होने की लिमिट डिफाइन करेंगे। तो कंपेयर कराइए, इससे x की वैल्यू, इससे y और इससे z। तो देखिए यहाँ से इसको कंपेयर करा दे तो a u क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, u क्या आ जाएगी 0 से। लेकिन इस केस में तो x y z ही दी हुई है, तो हम क्या मान ले कि ये u 0 से स्टार्ट होगी, कोई पॉइंट u तक जा रही है, हमें अभी नहीं पता कहाँ तक जा रही है, तो हमने क्या लिमिट डिफाइन कर दी, 0 से स्टार्ट है ये पता चल गया, लेकिन कहाँ जा रही है ये नहीं पता है। तो हमारी जो लिमिट हो जाएगी u0 हो जाएगी 0 एंड u को u ही रहने देंगे। समझ में आ गया इतना? एकदम क्लियर होके देखते चलिए, आराम से देखते चलिए, आ जाएगा। ये हो गया। अब सब कुछ हमारे पास है, हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, तो कर देते हैं। s इक्वल्स टू u0 के लिए 0, यहाँ पर u ही रहेगी, देन इसकी वैल्यू क्या है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक u प्लस y की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक u प्लस a स्क्वायर, और ये क्या है, du। ठीक, क्लियर? अब देखिए यहाँ से आप इन्हें और इन्हें फिर से देखिए, a स्क्वायर कॉमन लीजिए बाहर, आपको क्या मिल जाएगा, अंदर 0 से u a स्क्वायर एंड यहाँ पर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक u प्लस 1 प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक u du। इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर ही होती है हाइपरबोलिक, तो इसके अंदर क्या मिल जाएगा हमें, देखिए a स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक u प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक u du। इतना क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? एकदम इजी था। यहाँ पर से हमने क्या किया, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन किया, ये और ये वैल्यू को साथ में लिखा, उसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक को
कॉमन कर लेंगे। क्लियर हो रहा है? क्लियर नहीं रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज समझते चलिए। ठीक, अब देखिए इसके आगे क्या करना है हमें। यहाँ पर से s इक्वल्स टू लिमिट क्या है 0 to u, एंड ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें से cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u कॉमन होगा लाइक दिस, है ना, एंड du, ये अंडर रूट ये इससे कट जाएगा तो यहाँ से अंडर रूट हटेगा और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। क्लियर? अब सीधा इंटीग्रेट कीजिए। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे ही आ गया, इसका इंटीग्रेशन होगा देन साइन हाइपरबोलिक u। ठीक, लिमिट भी क्या लगेगी, इसी में लगेगी, भी क्या हो जाएगा 0 to u। समझ में आ रहा है इतना? क्लियर? अब क्या करेंगे हम, देखिए अब तो कुछ करना ही नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, वापस से u होगा, 0 पे 0 हो जाती है साइन की वैल्यू, तो साइन हाइपरबोलिक u। ये क्या हो गई, आर्क लेंथ हो गई, कब, हाइपरबोला के केस में। समझ में आया? कोई डाउट? आई एम श्योर कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, बहुत इजी था। हमने क्या किया, ये दी हुई थी x की पॉइंट दिया हुआ था, y z की वैल्यू फाइंड की, फिर उसका क्या किया, डॉट फाइंड किया। क्यों फाइंड किया? क्योंकि वो डेरिवेटिव ऑलरेडी होता है। फिर हमने r डॉट फाइंड किया, मींस x डॉट y डॉट z डॉट फॉर्मूले में पुट किया, एंड उसके बाद इसे सॉल्व कर दिया। लिमिट कैसे फाइंड की, पॉइंट्स दिए हुए थे, कंपेयर करा दी वैल्यूज अपनी ओरिजिनल x y z की वैल्यू से। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन बच रहा है तो आप उसे हमें जीमेल पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर मुझसे PDF भी ले सकते हैं इन सब की। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि जितना आप पढ़ते जाए वो आपके दिमाग में सेट होता जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टेंशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए